Hello, hi everyone. Welcome back to Bionatology. My name is करणजीत कौर और आज हम बात करने वाले हैं एवोल्यूशन चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। तो इससे पहले वी हैव कवर्ड द एंटायर चैप्टर ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जो कि 11th क्लास में से है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में से। ये पूरा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। सो एनीवन हु हैज नॉट सीन द वीडियोस, लेक्चर वीडियोस ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, गो वॉच ऑल दोज वीडियोस ताकि आपका पूरा ये वाला चैप्टर कवर हो जाए कम से कम, और आप हर क्वेश्चन का इजीली आंसर दे पाए। आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन चैप्टर की, जो कि 12th क्लास में से है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। क्वेश्चन बहुत तरीके के बनते हैं हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल से। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि नीट में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में ही देखने को मिलते हैं, पर बायोलॉजी में हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। तो मेक श्योर कि आपका ये वाला टॉपिक पूरी तरीके से ढंग से कवर्ड है। ये वाला टॉपिक जो है वो आपको नीट यूजी में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इवन CUET यूजी में एंड CUET PG में भी देखने को मिलता है ये टॉपिक से क्वेश्चंस। तो देख रहे हो हाउ इम्पोर्टेंट दिस टॉपिक इज कि मास्टर्स एंट्रेंस में भी आ रहा है इस टॉपिक से क्वेश्चंस। नीट यूजी में, CUET यूजी में, सब में आता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। सो मेक श्योर कि आपका ये वाला टॉपिक ढंग से पूरे तरीके से तैयार हो। आज हम हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, साथ में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे ताकि आपका पूरा कवर हो जाए टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, राइट। चलो शुरू करते हैं। तो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, नाम क्यों है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल का हार्डी वीनबर्ग करके? सबसे पहले तो यही सवाल आता है मन में, कुछ और नाम भी तो रख सकते थे, ये क्यों रखा है? इसको हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, हम लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हार्डी और वीनबर्ग दो साइंटिस्ट थे, एक तो थे GH हार्डी साहब और दूसरे W वीनबर्ग, ठीक है। दीज वर द टू साइंटिस्ट्स जिन्होंने ये प्रिंसिपल कह लो, इक्विलिब्रियम कह लो, लॉ कह लो, प्रपोज किया था। क्या बोला था इन लोगों ने? इन लोगों ने बोला था कि अगर एक पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है तो उसमें कोई एवोल्यूशन नहीं होगी, कोई एवोल्यूशनरी चेंज नहीं होगा, वो वैसे की वैसी ही रहेगी, उस पॉपुलेशन में कोई भी एवोल्यूशन नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं? इफ any population is in genetic equilibrium, then there will be no evolutionary change, यानी कि कोई एवोल्यूशन नहीं होगा ऐसी पॉपुलेशन में, राइट। तो इसका ये हुआ मतलब, ये बोला था इन दोनों साइंटिस्ट्स ने जब इन्होंने हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या हार्डी वीनबर्ग लॉ के बारे में बताया था, राइट। अब आप बोलेंगे हमें ये तो पता ही नहीं कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो हमें क्या आता कि क्या बोला था, हमें तो समझ ही नहीं आई ये बात। तो अभी बात कर लेते हैं कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। जेनेटिक इक्विलिब्रियम बेसिकली ये होता है, या ये बताता है, या ये बोलता है, इक्विलिब्रियम क्या बोलता है ये, कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एन allele ऑफ जीन कर देते हैं इसको, ऑफ अ जीन in a population should remain fixed and should be constant or same from generation to generation। क्या कह रहे हैं वो बेसिकली कि एक एलील जो है उसकी फ्रीक्वेंसी
एक जीन में, एक पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए और जनरेशन टू जनरेशन भी सेम रहनी चाहिए, तभी एक पॉपुलेशन को हम बोलेंगे कि वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है। एक अलील की फ्रीक्वेंसी दिखने की, एक पॉपुलेशन में एक अलील की फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड रहनी चाहिए और जनरेशन टू जनरेशन भी सेम रहनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये ऐसी पॉपुलेशन है जो कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है या जो कि हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। और ऐसी पॉपुलेशन ही होती है जिसमें कोई एवोल्यूशन नहीं होता है, कोई एवोल्यूशनरी चेंज नहीं होता है। अब आप बोलोगे एलील क्या होता है, ये नहीं पता अब हमें, तो वो भी बता देती हूँ मैं। Allele is basically type of form of a gene present on the same locus of the homologous chromosomes. क्या मतलब हुआ इस बात का? You know, जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्हें डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म भी लिख देते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन न रह जाए। जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो एक पेयर के जो क्रोमोसोम होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और लोकस, लोकस का मतलब होता है पॉइंट, ठीक है, पॉइंट। तो यानी कि सेम पॉइंट पे एक दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के एक फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं अलील। और इस अलील की फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में जब कांस्टेंट रहती है और जनरेशन टू जनरेशन भी सेम रहती है, तब हम उस पॉपुलेशन को बोलते हैं कि वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है। और ऐसी जो पॉपुलेशन होती है जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में होती है, उसके अंदर कोई एवोल्यूशन या एवोल्यूशनरी चेंज नहीं देखने को मिलता है। ईजी, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या बताया है हार्डी विनबर्ग ने, यही बात जो है ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बोल दी थी। इसको किसी और कलर से कर देते हैं। जो मैंने अभी बात बोली है, स्टेटेड दिस का ये मतलब है इन एन एल्जेब्रिक इक्वेशन या मैथमेटिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। क्या बोला था? बेसिकली यही बोला था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस of an allele of a gene in a population is constant, है ना, या is fixed कर देते हैं इसको हम, इरेजर is fixed and constant from generation to generation, ठीक है। एक और बात उन्होंने क्या बोली थी कि the gene pool remains constant। जीन पूल का क्या मतलब है? जीन पूल मतलब जो भी जीन्स हैं और जो भी अलील्स होंगे एक पॉपुलेशन में वो कांस्टेंट रहेंगे। तो जितने भी जीन्स कुल मिला के जितने भी जीन्स और अलील्स होंगे उसको हम पूरे को बोलते हैं जीन पूल। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इक्विलिब्रियम। राइट। ऑल्सो दे सेड वन मोर थिंग, क्या कि सम ऑफ allelic frequencies is 1।
सम ऑफ ऑल द अलीलिक फ्रिक्वेंसीज, जितनी भी अलीलिक फ्रिक्वेंसीज हैं उनका जो टोटल सम है, उनको अगर तुम ऐड कर दोगे तो उसका रिजल्ट निकल के आएगा 1। ठीक है, 1 निकल के आएगा उसका रिजल्ट। तो बस इतनी सी बात थी। अब तुम्हें अलील पता चल गया क्या होता है, कि अ टाइप और फॉर्म ऑफ अ जीन which is present on the same locus on the homologous chromosomes। यही होता है अलील। अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। अलीलिक फ्रीक्वेंसी इज frequency of an allele in a population। ठीक है, एक अलील की कितनी फ्रीक्वेंसी है पूरी पॉपुलेशन में। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लें तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक जीन है जिसके 2 अलील्स हैं। एक है अलील कैपिटल ए जो कि डोमिनेंट अलील है, राइट, और एक है स्मॉल ए जो कि रिसेसिव अलील है। डोमिनेंट रिसेसिव अलील का तो आपको मतलब समझ आ गया होगा ना, जब ये कैपिटल ए स्मॉल ए के फॉर्म में होंगे तो कैपिटल ए वाला डोमिनेट कर जाएगा स्मॉल ए वाले के करेक्टरिस्टिक को, और कैपिटल ए वाला करेक्टरिस्टिक ही आपको फिनोटिपिकली देखने को मिलेगा, यानी एक्सटर्नली आपको कैपिटल ए वाला करेक्टरिस्टिक ही देखने को मिलेगा, लेकिन इंटरनली वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है। जिसने भी प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है उसको ये बात जरूर समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं, हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील जो है, सॉरी फॉर एक हमने एग्जांपल लिया कि एक अलील है हमारा डोमिनेंट अलील है कैपिटल ए एक पॉपुलेशन में, और एक और अलील है जो कि है रिसेसिव अलील जिसको हम स्मॉल ए से कर रहे हैं, राइट। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों क्रोमोसोम जो है उस पे कैपिटल ए ही होगा। लेट्स से कि डोमिनेंट अलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम डिनोट कर रहे हैं of dominant allele, let's say that is p। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव allele is q। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील p है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील q है। ठीक है, ये हमने मान लिया है फॉर एग्जांपल। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 2 अलील्स होंगे ना, क्योंकि पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे हमारे पास, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों क्रोमोसोम पे कैपिटल ए वाला अलील ही होगा। और 2 अलील जब 2 क्रोमोसोम पे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक जीनोटाइप बनाते हैं, राइट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों क्रोमोसोम पे कैपिटल ए होगा, विल बी p इंटू पी, क्योंकि हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी जिनको निकालनी आती है, मैथ्स पढ़ी हो जिन्होंने, तो बेसिकली क्या है, एक क्रोमोसोम पे p है, एक क्रोमोसोम पे एक अलील है, एंड जो हमारा सेकेंड क्रोमोसोम है उस पे भी कैपिटल ए ही है, डोमिनेंट अलील ही प्रेजेंट है। तो p एंड p विल बी इक्वल टू p इंटू p, इसको हम p स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस देखो एक सेकेंड, थोड़ा स्लो हो गया है ये, होमोजाइगस डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट जीनोटाइप, क्योंकि अब 2 अलील्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, कि एक क्रोमोसोम पे कैपिटल ए है, दूसरे क्रोमोसोम पे भी, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी कैपिटल ए अलील ही प्रेजेंट है। तो होमोजाइगस हो गया, होमो में क्या होता है, 2 अलील सेम अलील्स होते हैं, तो होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप हो गया क्योंकि डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप क्या होता है, पी स्क्वायर। ठीक है जी। अब यही जब हम रिसेसिव अलील की बात करेंगे, तो रिसेसिव अलील हमने क्यू के बारे में बात करी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे स्मॉल ए ही होगा, रिसेसिव अलील ही प्रेजेंट होगा, दैट विल बी क्यू इंटू क्यू विच इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर।
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस, फिर से होमोजाइगस हो गया क्योंकि दोनों रिसेसिव अलील की ही हम बात कर रहे हैं। रिसेसिव जीनोटाइप, जीनोटाइप क्यों? क्योंकि दो अलील्स की बात हो रही है, एक की नहीं, इज क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हेट्रोजाइगस कंडीशन भी तो होती है जहां पे एक क्रोमोसोम पे हो सकता है कैपिटल ए हो, डोमिनेंट अलील हो, और दूसरे क्रोमोसोम पे रिसेसिव अलील प्रेजेंट हो, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2 इंटू डोमिनेंट अलील इंटू रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी, तो विच इज फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस हो गया क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं एक कैपिटल ए, एक डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम पे, और दूसरे क्रोमोसोम पे कौन सा अलील प्रेजेंट है? रिसेसिव अलील प्रेजेंट है। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इज 2pq। ठीक है जी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप की क्या फ्रीक्वेंसी है? p स्क्वायर है ना। रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप की क्या फ्रीक्वेंसी है? q स्क्वायर है। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की क्या फ्रीक्वेंसी है? 2pq है। ठीक है, एक अलीलिक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील क्या है? p है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील क्या है? q है। अब जो हम पिछली स्लाइड में ये वाली बात हमने बोली थी, सम ऑफ अलीलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1, या सम ऑफ एलीलिक फ्रीक्वेंसी या सम ऑफ जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी सारी ही 1 होती हैं। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया? अलीलिक फ्रीक्वेंसी p प्लस q हो गया। दो अलीलिक फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी ना, ये थी हमारी डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी p एंड रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी q। तो p प्लस q इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम सम ऑफ अलीलिक या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज कर देते हैं। और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज हमने कैसे निकालती? p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1। p स्क्वायर किसकी फ्रीक्वेंसी थी? p स्क्वायर हमारी फ्रीक्वेंसी थी डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप की, q स्क्वायर हमारी फ्रीक्वेंसी थी होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप की, और 2pq हमारी फ्रीक्वेंसी थी हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके भी हमारा क्या बनेगा? 1 बनेगा, सम जो है 1 होगा, और ये जो है एक्सपेंशन होता है कौन से बाइनोमियल एक्सप्रेशन का? p प्लस q का होल स्क्वायर। इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को अगर तुम लोग एक्सपैंड करोगे तो यही आएगा। करेक्ट है, यही बात आएगी। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज दिस, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, यही होता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक और चीज तुम्हें पता चली होगी इससे, ये वाली कॉन्वर्जेशन से, एक तो p स्क्वायर q स्क्वायर और 2pq। जब तुम देखोगे ये 2pq जो है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप जो है, वो ट्वाइस है, ट्वाइस लिख देते हैं, इज ट्वाइस। p और q जब इकट्ठे आ रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी पूरी पॉपुलेशन में ट्वाइस है एज कंपेयर टू होमोजाइगस जीनोटाइप, होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप और होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। क्यों? क्योंकि नॉर्मली पॉपुलेशन जो है वो एक्सट्रीम्स का फेवर नहीं करती, नॉर्मली वो एवरेज को फेवर करती है। एवरेज नॉर्मली मिडिल में ही आती है नॉर्मली। वैसे हम आगे पढ़ेंगे, जब हम सिलेक्शन पढ़ेंगे तो हम आगे एक्सट्रीम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, पर नॉर्मली जो है वो एवरेज पॉपुलेशन ही को फेवर किया जाता है। तो इसलिए जब भी हेट्रोजाइगस होगा जीनोटाइप तो वो ट्वाइस फ्रीक्वेंसी होगी उसकी पूरी पॉपुलेशन में एज कंपेयर टू द होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप और द होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं था, सब कुछ समझ में आ गया। होता क्या है? हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल ये होता है, क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कोई पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है तो वो पॉपुलेशन जो है, कहाँ लिखा था ये मैंने, हाँ, अगर कोई पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है तो उस पॉपुलेशन में कोई भी एवोल्यूशन नहीं होगी, कोई भी एवोल्यूशनरी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एन अलील, एक अलील
ऑफ अ जीन पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, उसकी सेम रहनी चाहिए, फिक्स्ड रहनी चाहिए, और जनरेशन टू जनरेशन भी सेम रहनी चाहिए। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन सेम रहेगी, जीन पूल फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो होगा अलीलिक हो या जीनोटाइपिक हो वो रहेगा 1। उसके बाद उन्होंने यही बात आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बता दी कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, पी स्क्वायर 2p प्लस क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1। p हमने बता दिया था क्या होता है, अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या, ऑफ द डोमिनेंट अलील, राइट। q क्या होता है, q इज अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। ठीक है, सही बोल रही हूँ। और जब हम यहां बात करेंगे p स्क्वायर इज जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, किसकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है ये, होमोजाइगस डोमिनेंट की, है ना। और क्यू स्क्वायर होगा जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, और 2pq होगा जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस। ठीक है, बस इतनी सी ही बात है। इंपॉर्टेंस क्या है, क्या बता रहा है हमें हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। बेसिकली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेल्प से हमें क्या पता चल रहा है कि किसी पॉपुलेशन में एवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इज द पॉपुलेशन अंडरगोइंग एवोल्यूशनरी चेंज, एवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही हमें पता चल रहा है बेसिकली हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी-वीनबर्ग लॉ या हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम की हेल्प से। अगर हम अलीलिक फ्रिक्वेंसीज को देखेंगे और अगर हम देखेंगे कि ये 1 नहीं आ रहा है, मतलब अगर हम जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज ले लें या अलीलिक फ्रीक्वेंसी ले लें और 1 अगर ना आ रहा हो सम इन सब फ्रीक्वेंसीज का, तो इसका मतलब है कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो एवोल्यूशन कर, उसमें एवोल्यूशन हो रहा है। तो कोई भी डिस्टर्बेंस अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स में आता है या हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या जेनेटिक इक्विलिब्रियम में आता है, तो इसका मतलब कि आप जो पॉपुलेशन है उसमें एवोल्यूशन हो रहा है। और एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आप निकाल के ये पता लगा सकते हो कि कितने एक्सटेंट का एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, इजी सी बात है। एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, अजम्पशंस। अब जेनेटिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए या हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में होने के लिए कुछ अजम्पशंस मानी जाती हैं कि अगर एक पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है या हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, तो 5 अजम्पशंस हैं जो ये पूरी करती होनी चाहिए, तभी ये होगी जेनेटिक इक्विलिब्रियम में। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है इसका जेनेटिक इक्विलिब्रियम में होने। कौन सी हैं ये 5 अजम्पशंस? पहली बात, लार्ज पॉपुलेशन साइज होना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन साइज काफी बड़ा होना चाहिए, तभी एक पॉपुलेशन जो है वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में हो पाएगी। जो स्मॉल पॉपुलेशन साइज होता है उसमें एवोल्यूशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल में बताऊंगी। अभी यही बात है कि लार्ज पॉपुलेशन साइज ज़रूरी है। सेकेंड इज कि मेटिंग जो है वो रैंडम होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि इस रीजन के लोग सिर्फ आपस में ही मेट करेंगे। एक बहुत बड़ा एरिया है, लेट्स से ये एरिया है, लेकिन इस रीजन के लोग सिर्फ आपस में ही मेट कर रहे हैं, इस रीजन के लोग सिर्फ आपस में ही मेट कर रहे हैं, सेम ही पॉपुलेशन के हैं, लेकिन अलग अलग उन्होंने बांट लिया कि हम तो सिर्फ यही मेट करेंगे, हम तो सिर्फ यही मेट करेंगे। तो रैंडम मेटिंग नहीं हुई ना, सिलेक्टिव मेटिंग हो गई है। तो रैंडम मेटिंग है कि कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, रैंडम मेटिंग इज बेसिकली कि ये आपकी पूरा वो था, आपकी पूरा एरिया था, तो ये भी हटा ही देती हूँ मैं।
ठीक है, ये आपका पूरा एरिया था और यहाँ पे कोई भी किसी से भी मेट कर रहा है, रैंडम है, कोई सिलेक्टिव नहीं है। ये नहीं कि भैया ये मेरे रिलीजन का है तो मैं इसी से मेट करूंगा, ये मेरी कास्ट का है तो मैं इसी से मेट करूँगा, कुछ नहीं है ऐसा। कोई भी किसी से भी मेट कर सकता है और कर रहा है, तभी होगा कि कोई पॉपुलेशन जो है वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है। तीसरी चीज, नो माइग्रेशन। माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए। माइग्रेशन में इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दोनों बात, यानी कि ये नहीं कि यहां से किसी दूसरे रीजन में चली गई जी ये पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स ये यहाँ पे आ गए, नहीं, और या ये वाली पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स यहाँ पे चले गए, नहीं, कोई माइग्रेशन नहीं होगी। फोर्थ होता है नो म्यूटेशन। अच्छा, ब्लू से लिख रहे हैं, ब्लैक से लिख रहे हैं। फोर्थ इज नो म्यूटेशन। म्यूटेशन भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि म्यूटेशन की वजह से भी एवोल्यूशन हो सकती है। अगर आपका अलील चेंज हो जाएगा ना, अगर म्यूटेशन हो गई तो आपका जीन चेंज हो रहा है, तो वो भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि अलील की फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड रहनी चाहिए, लेकिन अलील भी तो सेम ही रहना चाहिए। अगर अलील ही चेंज हो गया किसी के अंदर तो वो तो अलग ही बन गया ना, उसका जीन का एक अलग फॉर्म बन गई, तो वो नहीं, तब तो एवोल्यूशन हो गया उसका मतलब। तो कोई म्यूटेशन भी नहीं होनी चाहिए। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज नो नेचुरल सिलेक्शन। Natural selection was a theory given by a very renowned scientist, चार्ल्स डार्विन जी ने दी थी, थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में। उसमें मैं पूरा बताऊंगी नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। तो अभी के लिए बस यही तुम्हें पता होना चाहिए कि ये 5 assumptions हैं, assumptions to make sure that, ये हटा देते हैं, a population is in Hardy-Weinberg equilibrium। ठीक है जी, ये 5 assumptions हम मान के चलेंगे। अगर हम कभी भी किसी क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि एक पॉपुलेशन है जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है या हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, तो ये हमें खुद को पता होना चाहिए कि वो इन पांचों चीजों को फॉलो कर रही है, इसका मतलब वो पॉपुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन में ये 5 चीजें बताई नहीं चाहिए, वो हमें खुद को पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि अ पॉपुलेशन फॉलोइंग और कमिंग अंडर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम और उसके आगे कोई क्वेश्चन है, तो ये 5 चीजें वो फॉलो करती ही करती है 100%। ठीक है, ये हमारी असम्पशन है। चलो, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इसका न्यूमेरिकल करेंगे। लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कोई भी तुम्हारा सजेशन हो, क्रिटिसिज्म हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज वेलकम। कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, वीडियोस लाइक करो। बस यही एक छोटी सी दरख्वास्त है आप सबसे। चलो न्यूमेरिकल में पहुंच जाते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉकेशियन पॉपुलेशन ऑफ द यूएस 1 in 2500 babies is affected by a recessive condition। कंडीशन कौन सी है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है जी। इन दिस पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील इज, हमें डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, अब पहले तो हम यहाँ पे 1 in 2500 बेबीज दे रखा है, इसका मतलब हमारे पास रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी नहीं है। और 1 in 25 बेबीज दे रखा है, एक अलील की बात नहीं कर रखी, जीनोटाइप की बात कर रखी है, राइट। तो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं? एक तो पहली बात, रिसेसिव अलील की है तो Q होगा, और क्योंकि जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है तो Q स्क्वायर होगा, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, एक सेकेंड, स्लो क्यों हो गया ये? वन अपॉन 2500। ठीक है, तो Q विल बी इक्वल टू अराउंड 0.02। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना, मैंने पहले कैलकुलेट किया हुआ है क्योंकि मैं तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। स्क्वायर रूट निकालोगे ना 1/2500 का, तो 0.02 ही आएगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू रूट 1/2500 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/50 हो गया ना,
2500 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 50 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 0.02। ठीक है, करके ही दिखा दिया मैंने तुम्हें। तो Q हो गया हमारा 0.02। अब हमें रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी पता चल गई है। ये रिसेसिव जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी थी। होमोजाइगस, ये किसकी फ्रीक्वेंसी थी? जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव ठीक है, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस रिसेसिव कर देते हैं इसको, होमोजाइगस, क्योंकि हमें रिसेसिव कंडीशन की बोल रखा है कि रिसेसिव कंडीशन 1 in 2500 बेबीज है। अलील की बात नहीं कर रखी, जीनोटाइप की बात कर रखी है। और क्यू क्या हो गई? क्यू हो गई हमारी अलीलिक फ्रीक्वेंसी, अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी? रिसेसिव अलील। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था? क्वेश्चन में हमें निकालना था डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? एक और चीज हमने पढ़ी थी, क्या? P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। पढ़ा था ना ये हमने हार्डी वीनबर्ग के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है, तो P प्लस क्यू तो हमें पता है कितना है, 0.02 इज इक्वल टू 1। तो P हो गया 1 माइनस 0.02, तो P हो गया हमारा 0.98, विच इज व्हाट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया हमारा आंसर, सीधा इजी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A sampled small a population has 36% of the homozygous recessive genotype. Again, Q square का हमें परसेंटेज दे रखी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील स्मॉल ए। अब हमें रिसेसिव अलील की ही फ्रीक्वेंसी निकालनी है, डोमिनेंट अलील की नहीं निकालनी। तो हमें परसेंटेज दे रखी है होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप की। ठीक है, स्मॉल ए की क्या दे रखी है? 36%। तो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, यानी कि Q स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, विल बी इक्वल टू 36 अपॉन 100, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0.36। ठीक है, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप की। अब हमें अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, जो कि क्या होता है? Q इज इक्वल टू व्हाट? ये हमें दे रखा था Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर अगर 0.36 है तो Q हो जाएगा 0.6, 0.6 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 0.6। फ्रीक्वेंसी हो गई 0.6। अब यही हमें परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि ऑप्शन हमें परसेंटेज में दे रखे हैं। तो परसेंटेज हो गया, अगर हमें परसेंटेज निकालना है यही, तो परसेंटेज में 0.6 को हम 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो इट विल बी 60%। ठीक है जी, 60% कौन सा हो गया? हमारा ऑप्शन सी हो गया। तो हमें होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप की परसेंटेज दे रखी थी, उससे हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप की। उसके बाद हमने अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकाल ली, जो कि थी हमारी 0.6, और अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमने उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, विच इज 60%। इजी, वेरी वेरी इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 360 out of 1000 individuals in a population have a genotype capital A capital A। ठीक है जी, हमें पता चल गया कितने इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास डोमिनेंट जीनोटाइप है 360 आउट ऑफ 1000। 480 जो हैं उनके पास हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए, और जो बाकी के 160 हैं उनके पास होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप है। अब हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील निकालना है कैपिटल ए, यानी कि हमें
पी निकालना है, अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? हम ऐसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास हेट्रोजाइगस में भी होगा ना ये कैपिटल ए। अगर हम ये जो हमें जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अगर हम सिर्फ इससे अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये वाली जो अलील है इसकी फ्रीक्वेंसी तो रह जाएगी हमारे पास, हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी रह जाएगी ना हमारे पास। पूरे पी की कैलकुलेशन तो हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि पी स्क्वायर में भी पी है और 2pq में भी पी है ना। तो या तो हम पहले इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, फिर हम हेट्रोजाइगस की जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालें, फिर हम रिसेसिव वाले की जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालें, फिर हम उसको पूरा इज इक्वल टू 1 करके सॉल्व करें। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं जो हम अभी करेंगे, हम पहले निकालेंगे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव वाली। तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, यानी कि क्यू स्क्वायर निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू 160/1000। कितना हो जाएगा ये? 0.16। तो क्यू स्क्वायर हमने निकाल दिया 0.16, क्यू कितना हो गया हमारा? 0.4 हो गया ना। स्क्वायर रूट निकालोगे 0.16 का तो 0.4 ही आएगा। तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील हमने निकाल लिया है क्यू। अब p प्लस क्यू होता है 1, तो p प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1। तो p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू 0.6। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। वेरी 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 इजी, कुछ है ही नहीं करने को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जीन लोकस हैज टू अलील्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। ठीक है जी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी दे दी उन्होंने हमें 0.4, तो यानी कि p इज 0.4। Then the frequency of homozygous dominant homozygous recessive individuals in the population is। उन्होंने हमें डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी दे दी है, अब वो हमें कह रहे हैं जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी बताओ होमोजाइगस डोमिनेंट की, हेट्रोजाइगस की और होमोजाइगस रिसेसिव की। तो p इज 0.4, तो q कितना हो जाएगा? 0.6। p स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.16। q स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.6 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर लो ना, 0.36। ठीक है। अब हमें p स्क्वायर पता चल गया, यानी कि हमें होमोजाइगस डोमिनेंट पता चल गया। q स्क्वायर हमें पता चल गया, यानी कि हमें होमोजाइगस रिसेसिव पता चल गया। अब हमें बस हेट्रोजाइगस की निकालनी है, विच इज 2pq विच इज इक्वल टू 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, जो कि हो जाएगा 0.48। तो बस अब बता दो, कैपिटल ए 0.16, तो ये तो मतलब गलत है ऑप्शन। 2pq यानी कि कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है ये कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है, ये स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी है। यही होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी है ना ये, और ये होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी, और ये हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी। चलो 2pq है हमारा 0.48, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। और स्मॉल ए यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव की हमारी फ्रीक्वेंसी है 0.36। वेरी इजी। ये क्वेश्चन जो है वो नीट का क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन है ये, PYQ है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, PYQ भी मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ साथ में, देख रहे हो आप। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। What does p square in the below mentioned Hardy-Weinberg equation indicate? नीचे हमें हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन बता रखी है ये, और हमें बताना है कि पी स्क्वायर क्या डिनोट करता है। इतनी देर से मैं यही सेम बात बोली जा रही हूँ, तो अब तो आपको पता ही होना चाहिए। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, नो, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इज डिनोटेड बाय 2pq। इंडिविजुअल्स हैविंग अ लीथल जीन अलील, ये तो हमें बताता ही नहीं है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इंडिविजुअल्स दैट आर होमोजाइगस डोमिनेंट, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव का तो q स्क्वायर होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट का होता है p स्क्वायर। ठीक है, डन, करेक्ट आंसर दे दिया है सबने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
कह रहे हैं 25 इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन आर होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट का हमें बता दिया गया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। देन द इंडिविजुअल्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी होमोजाइगस रिसेसिव आर। अगर 25 इंडिविजुअल्स हैं होमोजाइगस डोमिनेंट तो 25 इंडिविजुअल्स ही होंगे हमारे होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि हम लेट इसमें वैसे दे नहीं रखा, लेकिन 100 को हम टोटल पॉपुलेशन मानेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन अधूरा है ये वाला। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज वाले उससे ही उठाए हैं मैंने, तो ये क्वेश्चन ही अधूरा है। टोटल पॉपुलेशन 100 होगी इसमें, तो क्योंकि हमारा पी स्क्वायर 25 है तो p हमारा हो जाएगा 5, p प्लस q हमारा हो जाएगा 1, तो 5 प्लस q, ओ सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं, p स्क्वायर नहीं होगा ना ये, p स्क्वायर तो हमारा होगा 25 डिवाइडेड बाय 100, यही होगा ना हमारा p स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी, ये तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, फ्रीक्वेंसी विल बी p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाई 100 होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/4, तो p विल बी इक्वल टू 0.5, तो p 0.5 हो गया, तो p प्लस q विल बी इक्वल टू 1, 0.5 प्लस q विल बी इक्वल टू 1, तो q विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 0.5। एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ मैं तुम्हें न्यूमेरिकल का, पूरी कैलकुलेशन भी करके दिखा रही हूँ, ताकि तुम बाद में ये मत बोलो कि अरे मैम ने हमें ये तो बताया ही नहीं था, सब कुछ बता रही हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर अ पॉपुलेशन ऑफ शीप टू बी इन हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, एक पॉपुलेशन हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। द अलील फॉर ब्लैक वूल हैज एन एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.81, यानी कि हमें Q बता रखा है, रिसेसिव अलील है ना, स्मॉल w दे रखा है, is 0.81. Allelic frequency of recessive allele is 0.81, while the allele for white wool, capital W है तो dominant allele हुआ, is 0.19, तो P हो गया हमारा 0.19। Allelic frequency of dominant allele, allelic frequency of recessive allele। क्वेश्चन है देन द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन इज, यानी कि हमें हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी बतानी है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी हेट्रोजाइगोट की? बताओ बताओ, बहुत इजी है ये तो, अभी इतनी बार बता दिया मैंने। 2pq, 2pq ही होता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.81 मल्टीप्लाइड बाय 0.19 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.31, और हमें क्वेश्चन दे रखा है, आंसर मतलब ऑप्शंस दे रखे हैं परसेंटेज में, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 0.31 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 31%, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, सही है, परसेंटेज निकाल दी हमने जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट की, क्योंकि ऑप्शंस हमें परसेंटेज में दे रखे थे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस कंडीशन इज एसेंशियल फॉर पॉपुलेशन टू बी इन हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। अजम्पशंस में से आई है क्वेश्चन की, कौन सी 5 अजम्पशन में से कौन सी एक एसेंशियल कंडीशन है एक पॉपुलेशन को हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में होने के लिए? रैंडम मेटिंग, यस, रैंडम मेटिंग तो होनी ही चाहिए। नो म्यूटेशन, यस, नो म्यूटेशंस भी होनी चाहिए। सी इज लार्ज पॉपुलेशन भी होनी चाहिए। डी इज ऑल ऑफ दीज, हाँ, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों चीजें ही होनी चाहिए। लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मेटिंग, नो म्यूटेशन, नो माइग्रेशन एंड नो नेचुरल सिलेक्शन, 5 चीजें याद रखनी है। चलो नेक्स्ट, दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द हार्डी-वीनबर्ग लॉ द बेस्ट। बेस्ट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है हार्डी-वीनबर्ग लॉ को? पूरा अब तुम पढ़ चुके हो, न्यूमेरिकल्स भी सारे सॉल्व कर चुके हो, तो तुम्हें आना चाहिए ये वाला आंसर। इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट एक्सपेक्टेड अलील फ्रीक्वेंसीज मैथमेटिकली। जी नहीं, दिया तो था उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकालने का, दे रखा है ना, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्सपेक्टेड अलील फ्रीक्वेंसी तो ऐसे ही निकलती है। सेकेंड, इन लार्ज पॉपुलेशन डोमिनेंट अलील बिकम्स मोर प्रेवलेंट, गलत। हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में हो, लार्ज पॉपुलेशन में हो, तो हमने ये बात करी थी कि हेट्रोजाइगस जीनोटाइप जो है वो ज़्यादा होता है, ट्वाइस होता है एज कम्पेयर टू होमोजाइगस
रिसेसिव या होमोजाइगस डोमिनेंट, करेक्ट। तो डोमिनेंट अलील थोड़ी मोर प्रेवलेंट है, डोमिनेंट अलील ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट, allelic frequency changes over a period of time in large population। क्या अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, बताओ। आरडी मीनबर्ग बोलता है कि भैया जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए पॉपुलेशन, तभी कोई एवोल्यूशन नहीं होगा। और जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलता ही यही है कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स्ड रहनी चाहिए एक पॉपुलेशन में, और जनरेशन टू जनरेशन भी सेम रहनी चाहिए। तो ये भी हो गया हमारा बिल्कुल गलत। लास्ट क्या है, mechanism of inheritance in a large population does not change the allele frequency। बिल्कुल सही जवाब। कि इनहेरिटेंस के बाद भी यानी कि जनरेशन टू जनरेशन भी अलील फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी पॉपुलेशन में, तो ही हार्डी वीनबर्ग लॉ जो है उसको वो पूरा करेगी, तभी एक पॉपुलेशन हार्डी वीनबर्ग लॉ में होगी। और यही स्टेटमेंट जो है वो डिस्क्राइब करती है हार्डी वीनबर्ग लॉ को। नेक्स्ट, this is true of the population which are included in Hardy-Weinberg equilibrium। बताओ क्या होगा ट्रू पॉपुलेशन में अगर वो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है तो। एंटिटीज माइग्रेट कॉन्स्टेंटली, जी नहीं, नो माइग्रेशन का रूल होता है। बी, पॉपुलेशन शुड बी लिमिटेड एंड स्मॉल, गलत, पॉपुलेशन शुड बी लार्ज, साइज लार्ज होना चाहिए। सी, मीटिंग इज रैंडम, यस यस यस, रैंडम मीटिंग। एंड फोर्थ इज प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज अकरिंग, जी नहीं, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मीटिंग, नो माइग्रेशन, नो म्यूटेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन। 5 चीजें इजी सी रट्टा मार लो। फिर से लिख दूं यहाँ पे तुम्हारे लिए, लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मीटिंग जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है, नो माइग्रेशन, no mutation, and last but not the least, no natural selection। ठीक है जी, इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं खत्म। सब कुछ आपको बता दिया गया है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम लॉ के बारे में, न्यूमेरिकल्स भी करा दिए गए हैं, असम्पशन भी बता दिए गए हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दिए गए हैं, तो सब कुछ ही बता दिया है मैंने आपको। तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड कॉमेंट एंड टेल मी व्हाट वुड यू लाइक मी टू टीच यू नेक्स्ट। कोई क्रिटिसिज्म हो, कोई सजेशन हो, एवरीथिंग इज वेलकम, करिए कॉमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल हम उस वीडियो में करेंगे। तो नॉर्मली मैं वीडियो डालती हूँ ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को, तो बी प्रिपेयर्ड। 7 से 8 बजे के बीच में ऑलमोस्ट, कभी कभी थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, तो उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, गुड बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट नेक्स्ट डे, मे बी टुडे एंड नेक्स्ट डे। चलो बाय।